Hello, Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, friends. I am your host Sufyan and welcome to a new episode of That 90s Kid podcast. तो कल चिल्ड्रंस डे है 14th of November, the birth date of Pandit Jawaharlal Nehru, who is the first Prime Minister for the independent India. और कल के दिन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो कि बहुत मैटर करता है किसी भी बच्चे की लाइफ में. इस एस्पेक्ट को अगर आप एक बच्चे की लाइफ से हटा देते हैं तो बच्चे का कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप नहीं होगी, उसकी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं होगी और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप नहीं होंगे. तो मैं बात करने वाला हूँ एजुकेशन के बारे में एंड बेसिकली एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है पिछले 2 सालों के अंदर. तो अगर हम पूरे तरीके से देखें जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो फ़िलहाल लिटरेसी रेट है इंडिया की वो है 77.7% ओवरऑल, जिसमें ऑफ कोर्स केरला इज़ लीडिंग विद 100% लिटरेसी रेट. और जो स्टेट सबसे पीछे चलते हैं लिटरेसी रेट के अंदर उनमें सबसे ऊपर आते हैं हमारे यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा. अब अगर हम इस 77.7% को अलग अलग बाइफरकेट करें मेल और फीमेल लिटरेसी के अंदर, तो 84.7% मेल children are literate and 70% of females are literate. That means 84.7% मेल छात्रों को शिक्षा मिलती है और 70.3% लड़कियों को शिक्षा मिलती है. ये डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तरफ से रिलीज़ किया जाता है हर साल और ये कंबाइंड डेटा है 2021 और 2022 का, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारे काम ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे थे. अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर नज़र डालें तो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पूरा डेटा वहाँ पे मिल जाएगा. अब मैं एजुकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का उस टाइम पे वो था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें. वो क्यों? क्योंकि इंडिया को एक ऐसी वर्कफोर्स की ज़रूरत थी उस टाइम पे जो जल्द से जल्द इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री के कगार पे लाके खड़ा कर सके. ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी हमको काफ़ी हद तक लूट लिया था और ये बात तो काफ़ी एविडेंट है ही. आप में से जितने लोग ब्रिटिश म्यूज़ियम में गए हैं लंदन में, रॉयल ब्रिटिश म्यूज़ियम में, यू कैन सी कि ब्रिटिशर्स ने अपनी सारी कॉलोनीज से क्या क्या एक्सपेंसिव और बहुमूल्य, जिनको हिंदी में कहते हैं, लाइक रॉयल चीज़ों को चुराया है, कोहिनूर डायमंड बीइंग वन ऑफ देम. एंड आई एम श्योर के जितनी भी कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करी हैं ड्यूरिंग द रेजीम, उनको एक ऐसे हालात पे लाके उन्होंने छोड़ा है जब वहाँ से वो और एक्सटॉर्शन नहीं कर सकते थे. तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा टारगेट था. गेनिंग इंडिपेंडेंस वाज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, राइट. उसके बाद आपको अपनी पॉलिसीज़ उस हिसाब से बनानी पड़ती हैं, आपको अपना रजीम उस हिसाब से बिठाना पड़ता है कि आपकी कंट्री डेवलप हो सके. तो एजुकेशन फॉर ऑल ये अचीव करते करते हमको काफ़ी वक्त लगा. तो ये जो 77.7% का जो डेटा है ये भी सिर्फ वही डेटा है जो कि रिपोर्टेड डेटा है. अब इनमें से कितने स्कूल्स फंक्शनल हैं, कितने स्कूल्स में एक्चुअल पढ़ाई हो रही है, ये कोई भी नहीं जानता. मतलब आए दिन आपको ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स देखने को मिलती होंगी जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत गंदी दिखाई जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि टीचर्स कुछ नहीं पढ़ा रहे या फिर टीचर्स के पास खुद क्वालिफिकेशंस नहीं है टू रन क्लासेस. एजुकेशन को मैं इंपॉर्टेंट क्यों मानता हूँ? वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. माई मॉम एंड डैड आर नॉट वेल एजुकेटेड, they are just school graduates and yet they were able to make something out of their life. They were able to do something. My father ran a grocery store for so many years and now he has retired. My mom supported him even though she was not a well literate woman, okay, and she still isn't, but yet she manages the entire household expenses. तो बेसिक एजुकेशन इंसान को इस लायक बना देती है कि वो दुनिया में जाके सर्वाइव कर सके या दुनिया में जाके कुछ भी इतना तो कर सकता है कि वो अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सके. तो बेसिक एजुकेशन इसीलिए ज़रूरी है. अब अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, राइट, तो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की हालत कांग्रेस रेजिम में जो थी और जो आम आदमी पार्टी के रेजिम में है,
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है, राइट? ये डेटा बोलता है, ओके? पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती रहेंगी और वो उनका काम है, राइट? लाइक आपको वोट चाहिए तो आपको दूसरे को नीचे दिखाना पड़ेगा, आपको अपने आप को ऊपर दिखाना पड़ेगा। लेकिन डेटा पे अगर हम नज़र डालते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले हैं, दे हैव क्रैक्ड सो मेनी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। दैट मीन्स दैट कि स्कूल्स में ऐसा तो कुछ कराया जा रहा है जिसके हेल्प से बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। पहले तो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकलते ही नहीं थे कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक करने के वाले। तो ऐसा क्या बदल गया पिछले 8-10 सालों में कि ये बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट? तो अगेन द रूट कॉज कम्स बैक टू एजुकेशन, बिकॉज the education minister of Delhi is so well educated. Mr. Manish Sisodia is a very educated person. He has such vast variety of experience when it comes to workforce. So he was able to spin it around and bring the change which was needed in the education system of New Delhi. अब वहीं अगर हम केरला के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नज़र डालें, वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? लाइक मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि मैं साउथ इंडिया बहुत ट्रैवल किया है। Like I have traveled to Tamil Nadu. I have been to Coimbatore, Karur, Chennai. I have been to Salem. I have been to Trivandrum, Trichy. So many cities. जो वास्ट डिफरेंस मुझे तमिलनाडु और केरला में लगा, आई वॉन्ट टेक नेम्स, बट एक कॉलेज में मैं बैठा था जहाँ पे मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया गया था। मेरे सामने 350 बच्चे बैठे थे। 350 का मतलब हो गया 350 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टू अटेंड माई गेस्ट लेक्चर ऑन कोडिंग and robotics programming, and these students have not seen a computer in their life. I'm talking about Tamil Nadu, जहाँ पे out of the 350 students which were sitting in front of me, 5 students were the ones who have seen a computer in their life. You see the difference? If you'll go to Tamil Nadu and if you'll speak in Hindi, if you'll try to communicate in Hindi, which is like the official language for your Lok Sabha, Vidhan Sabha, all these things, people will treat you like an alien. आपको एक एलियन की तरह देखते हैं, like आप पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, and obviously they take undue advantage of that because you don't know their language and they don't know your language, so and you are in their city, so of course they have the upper hand. But when I entered Kerala, I was surprised. आप केरला में छोटे से छोटे शहर में भी, जैसे पालक्काड एक काफ़ी छोटा शहर है, लाइक मैं कहूँगा कि मुट्ठी भर का शहर है, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को आप आधे घंटे में नाप सकते हो। एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि केरला में एवरीबडी वॉज स्पीकिंग हिंदी, एंड इफ नॉट स्पीकिंग दे वर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो ऐसा क्या डिफरेंस है केरला में और तमिलनाडु में? द ओनली डिफरेंस इज दैट दे pay attention on what's happening. They pay attention on what's happening in the world. They pay attention on what's happening around them. They pay attention on what's happening and it comes to career. So career opportunities की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में जितने ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते दिन के हिसाब से, उतने ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा होते हैं ईयर ऑन ईयर। सो और इंजीनियर्स की जॉब एज यू नो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ज़्यादा होती है, लाइक बेंगलोर में हो गया, एंड हैदराबाद, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ऑल दीज प्लेसेस आर अप एंड कमिंग सेक्टर्स फॉर IT इंडस्ट्रीज। अब जब ये बच्चे जो इंग्लिश और हिंदी नहीं बोल सकते, आई एम टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु इन दिस केस, वो निकल कर बाहर आते हैं जॉब ढूंढने, जस्ट इमेजिन उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। जस्ट इमेजिन कि इनका कितना बेवकूफ़ बनाया जाता होगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ खाने का पैसा, इन टर्म्स ऑफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग। दे आर वल्नरेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, which means the education system has failed in preparing them for what's coming in the future. And amazingly, I might be wrong in this case because I am no expert on this, you know. मैं सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और मैं वही करूँगा। सो दिल्ली के बच्चे हर चीज़ से एक्सपोज होते हैं, यू नो, चाहे वो
पॉलिटिक्स हो गई, चाहे वो डेवलपमेंट हो गया, कोई भी नई चीज़ होती है वो सेंटर दिल्ली में पहले इम्प्लीमेंट होती है, बिकॉज दिल्ली इज़ नेशंस कैपिटल. और कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, कोई भी नया इनोवेशन होता है, वो दिल्ली में सबसे पहले रिवील होता है. सो बिकॉज दिल्ली चिल्ड्रन आर सो मच एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, आई फील दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर. दे आर प्रिपेयर्ड टू गो आउट एंड फेस द वर्ल्ड. वहीं अगर मैं नज़र डालता हूँ दूसरे पार्ट्स में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर. People from Jammu and Kashmir have been uplifted a lot because of the Kashmiri migrant quota, and they are finding jobs in different parts of the nation. And कोविड के बाद जो इम्पैक्ट एजुकेशन पे आया है, आई मीन आई एम बीइंग एन एजुकेटर माई सेल्फ इज स्टेटिंग दैट के वंस द लॉकडाउन एंडेड, ऑनलाइन स्कूल में सारे बच्चों ने बहुत मौज ली. आई मीन यू नो everybody was so happy, you know, exams में cheating हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. But we can't ignore the fact कि COVID was a tough time on everybody. These children who are locked in their homes have seen their parents arguing over finances, have seen mental disputes, mental issues happening with their parents in front of their eyes. And these things can scar you for life. और जब ये बच्चे अब निकल कर रियल वर्ल्ड में आए हैं, आई मीन एज एडल्ट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ लिटिल एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम. सो एम्पैथी इज़ द की है, एंड वी हैव टू बी someone who can guide them towards the right path. If we can't help them, we can guide them towards counseling. I mean, I believe now in 2022 each school has a counselor, and if not, I mean, we should raise the voice. We should ask the government to provide counseling support to the students who study in these government schools. Private schools के पास बहुत access होता है. I'm not denying this fact. Private schools के पास एक counselor भी होता है, उनके पास एक ऐसी faculty होती है जो कि उनको you know एक चीज़ हज़ार बार समझाने के लिए रेडी होती है. And I am fortunate enough to work with one of these international schools जहाँ पे कि हम students को रात के वक्त भी उनके डाउट्स क्लियर कर रहे होते हैं. वी कॉल देम ऑनलाइन, वी टीच देम इफ दे हैव डाउट्स बिफोर एनी एग्जाम, इवन इंटरनल एग्जाम्स, नॉट जस्ट द बोर्ड एग्जाम्स. सो गवर्नमेंट स्कूल्स को अब क्या करना होगा? दे विल हैव टू फिगर आउट अ वे टू टैकल द अपकमिंग एंजाइटी, द फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ losing people around them. Children are going through this. They have seen so many issues happening in their homes. They have seen so many deaths during the COVID era. If I will talk about the reported deaths, more than 7 lakh deaths have been reported. और जो report नहीं हुई है उनका क्या? You know, there are so many children who've been left as orphans. Orphan word मैं use नहीं करना चाहता था, but I can't find parentless after COVID. Just imagine what would be going through their mind. I lost my shit when my father's oxygen level dropped one night during the second wave. Our entire family was sick. We had no help. And yet, I can't even fathom, I can't even imagine the trauma these children have to go through. They have to become adults overnight after losing their parents. So today's episode is all about, you know, creating awareness towards the education. So please educate the children, be empathetic to them, be their support as their mentors, their teachers. That's the least that you can do. I did post about this on LinkedIn and I received so much backlash. I mean, people came up to me saying that, you know, teacher's job is to only teach. We are not responsible for children's lives. You have to think that out of 24 hours, 7 to 8 hours a child spends in the school. Of course, you are responsible for what the child becomes in the future. So keeping that in mind, I hope that you understood the message behind this episode. If you are watching this on YouTube, I'll urge you to subscribe to the channel and please like this video so that it reaches maximum people. और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. If you are listening it on Spotify or YouTube, please
to subscribe. This is your host Sufyan, and I'll see you in the next episode. Take care.